नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल है और आज मैं आपको हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित कहानी भोला राम का जीव पढ़ाने जा रही हूँ। यह कहानी मुख्यतः व्यंग्य पर आधारित है। इस कहानी में हमारे समाज की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर व्यंग्य के माध्यम से चोट किया गया है। यह कहानी हमें भ्रष्टाचार का वह रूप दिखलाती है जो समाज में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। यह कहानी उस भोला राम की है जो सरकारी दफ्तरों में दरख्वास्तों पर दरख्वास्त भेजते खुद दरख्वास्त हो गया। खुद उन फाइलों के उसका जीवन जहां खुद उन फाइलों के बीच में अटक कर रह गया। पेंशन ना मिलने के कारण उसने बहुत सारी दरख्वास्तें सरकारी दफ्तरों में भेजी थी, लेकिन वहां से एक भी जवाब उसके पास नहीं आया। तो यह कहानी चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कहानी के मुख्य पात्रों की कि इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो पहले हैं धर्मराज, दूसरे चित्रगुप्त, फिर यमदूत, नारद, भोला राम का जीव, खुद भोला राम भी, और भोला राम की स्त्री और लड़की, बड़े साहब और चपरासी। तो ये जो पूरी कहानी है भोला राम का जीव, वो पूरी कहानी इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये जो कहानी है सबसे पहले शुरू होती है धर्मराज और चित्रगुप्त से, जहाँ चित्रगुप्त जो है अपने रजिस्टर के पन्ने बार बार पलट रहे होते हैं और देखते हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ, आखिर कहाँ गलती हुई है। और धर्मराज भी इधर से उधर विचरण कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि इतने टाइम हो गया मुझे स्वर्ग और नरक लोक में निवास स्थान अलॉट करते करते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो भोला राम का जीव था उसने 5 दिन पहले ही जो है अपनी देह त्याग दी थी और यमदूत के साथ वो इस लोक के लिए रवाना हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। और अगर वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं तो उसका जो जीव है वो गया कहाँ। तभी अचानक से यहाँ पे बदहवासी अवस्था में यमदूत की एंट्री होती है। यमदूत जी आते हैं यहाँ पे और जिसे देखकर धर्मराज और गुस्सा हो जाते हैं। धर्मराज क्रोध से बोलते हैं कि मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया है, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया, आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो यमदूत कहता है कि धर्मराज, मैं तो उसको लेकर ही आ रहा था अपने साथ, लेकिन पता नहीं कैसे भोला राम के जीव ने मुझे चकमा दे दिया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर जो दूत है उसने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कोई कसर नहीं थी, मैं तो सब कुछ ठीक से ही कर रहा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया। तो इतने में जो चित्रगुप्त हैं वो बोल पड़ते हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वो रास्तों में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। होजरी होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं और मालगाड़ी के डब्बे रास्ते से ही कट जाते हैं। एक बात और हो रही है महाराज, राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो विरोधी नेता को उड़ाकर कभी बंद कर देते हैं, कभी भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। फिर धर्मराज व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हैं और कहते हैं कि लगता है चित्रगुप्त, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। फिर उसके बाद वहाँ पर नारद जी एंट्री करते हैं। कहते हैं नारायण 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 करके वो आप यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जो धर्मराज है, यमदूत हैं और जो चित्रगुप्त हैं बहुत ही गुमसुम बैठे हुए हैं, परेशान से हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं नारद जी की आखिर बात क्या हुई है। वो कहते हैं कि कहीं नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं, कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी भी इमारतें भी बना ली हैं, और कई सारे इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा भी खाया है। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मज़दूरों की हाजिरी भरकर पैसा भी हड़प लिया है जो कभी काम पर गए तक नहीं। इन्होंने भी बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें ला दी हैं। यह समस्या तो हल हो गई। भोला राम के नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई है। तो धर्मराज कहते कि नारद जी, ये समस्या तो हल हो गई है, लेकिन भोला राम नाम का एक आदमी है, उसकी 5 दिन पहले ही मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका जीव पता नहीं कहाँ चला गया है, वो यहाँ पर नहीं आया है, वो चकमा देखकर हमें भाग गया है। और अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा।
फिर नारद जी पूछते हैं कि कहीं उसके ऊपर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने ही रोक लिया हो। फिर चित्रगुप्त बोलते हैं कि इनकम होती तो टैक्स होता ना, भूखमरा था वो तो। फिर नारद बोलते हैं मामला तो दिलचस्प लगता है। चलो ठीक है, मुझे आप जो है उसका नाम पता बतलाओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ और सब पता लगाऊंगा। तो फिर नारद मुनि जो है चित्रगुप्त से ऐसा कहते हैं। फिर चित्रगुप्त जो है अपना रजिस्टर खोलकर देखकर बताते हैं कि उसका नाम भोला राम था। ठीक है, नाम क्या था उसका? भोला राम नाम था उसका, जो कि जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में, जो कि जबलपुर शहर के घामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री भी थी और एक लड़की भी थी। उम्र लगभग उसकी 60 साल थी। सरकारी नौकर था और 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने जो है संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, और फिर नारद जी जो हैं पृथ्वी पर आ जाते हैं। फिर नारद जी जो हैं देखते हैं कि यहाँ पर एक घर है, ठीक है, जहाँ पे जो माँ बेटी हैं, ये नारद जी हैं अपनी वीणा लिए साथ में। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक कुटी है जहाँ पे एक माँ बेटी जो है क्रंदन कर रहे हैं। तो वो इन दोनों को देख के समझ जाते हैं कि हो ना हो यह भोला राम का परिवार है। तो वो यहाँ पर आते हैं नारायण नारायण कहते हुए। लड़की उन्हें देखती है, कहती है कि महाराज आगे जाओ। वो कहते नहीं नहीं, तो ये नारद जी कहते हैं कि नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यहाँ पर, तुम ज़रा अपनी माता को बुला दो, मैं उनसे जो है भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तो फिर जो लड़की है वो अपनी माँ को यहाँ पर ले आती है। फिर इनकी माँ और नारद जी आपस में बात करते हैं। नारद कहते हैं कि माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? फिर भोला राम की स्त्री बोलती हैं कि क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके और अब तो कुछ भी नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम ही तोड़ दिया। फिर नारद कहते हैं कि अब क्या करोगे माता? वो कहती है कि इतनी उम्र में उनकी इतनी ही उम्र थी। फिर इतने में जो है नारद कहते हैं कि अच्छा माता, ये बतलाओ, क्या कहीं उनका किसी से विशेष प्रेम प्रसंग तो नहीं था जिसमें उनका जी लगा हो? फिर उनकी पत्नी बोलती कि महाराज, बाल बच्चों से ही तो होता है लगाव। फिर वो कहता है नारद जी, अरे नहीं नहीं माता, परिवार के बाहर भी तो हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री। तो फिर उनकी जो स्त्री है वो थोड़ा गुस्से में देखती है नारद जी को घुर्रा कर कि आप साधु हैं और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। इस तरीके से वो जो है नारद जी को बोलती हैं। फिर नारद जी जो है वहाँ से जाकर सीधे सरकारी दफ्तर में पहुँचते हैं। अब जो नारद जी हैं वो यहाँ पर आते हैं सरकारी दफ्तर में। यहाँ पर पहुँचते ही जो है वो एक कमरे में बैठे जो है बाबू से बात करते हैं कि उन्हें जो है भोला राम के केस से संबंधित कुछ बात करनी है। भोला राम ने अपनी दरखास्तें भेजी थी, लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो वो बाबू उनको ध्यान से देखता है, फिर कहता है कि भोला राम ने जो दरखास्तें भेजी थी उनके ऊपर वजन नहीं रखा गया है, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। तो नारद जी कहते हैं कि तो नारद जी जो हैं उस बाबू के पास, तो फिर जो वो बाबू है वो नारद जी को भेजता है कि तुम उसके पास चले जाओ, तुम्हें उससे पता चल जाएगा, उस दूसरे अधिकारी के पास। तो इस तरीके से जो नारद जी हैं वो पहले एक अधिकारी के पास जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। इस तरीके से वो घूमते रहते हैं, एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास, दूसरे से तीसरे अधिकारी के पास, है ना। फिर वहीं पर जो है एक चपरासी होता है, तो वो कहता है कि साहब, कि अगर आप जो है ऐसे ही चक्कर काटते रहे तो आप कभी भी मतलब जो है कभी भी आपका केस जो है नहीं सुलझ पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी हो जाए तो आप जो है सीधे बड़े साहब से मिलो, उन्हें खुश कर दिया तो अभी के अभी आपका काम हो जाएगा।
फिर जो नारद जी हैं वो बड़े साहब के कमरे में जाते हैं। अब जो नारद जी हैं, ठीक है, ये जो नारद हैं अब वो यहाँ पर बैठे बड़े साहब के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर बैठे बड़े साहब के कमरे जाते हैं। जब बड़े साहब नारद जी को देखते तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए बिना विजिटिंग कार्ड के। तो नारद जी कहते हैं कि बाहर चपरासी सोया हुआ था तो मैं किससे कहता। फिर ये कहते हैं बड़े साहब कि अच्छा बताओ कि काम क्या है। रौब से पूछते हैं भोला राम से, सॉरी नारद जी से कि काम क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे जो है भोला राम के केस से संबंधित बात करनी है। भोला राम का जो पेंशन केस है उससे संबंधित आपसे बात करनी है। फिर जो ये साहब हैं ये बोलते हैं नारद जी से कि आप तो वैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई ये भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी तो दान पुण्य करने पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मे मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। फिर नारद सोचते हैं कि यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब जाकर कहीं पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी भी लग जाती है। हाँ लेकिन जल्दी भी हो सकती है। मगर साहब, फिर साहब वहीं पर रुक जाते हैं। तो जो नारद जी हैं वो कहते हैं मगर क्या। फिर साहब जो हैं, ये जो साहब हैं, ये कुटिल मुस्कान लिए कहते हैं कि मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसा आपकी ये सुंदर वीणा है इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की जो है वो गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूँगा। साधुओं की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। फिर लड़की जल्दी ही संगीत सीख जाएगी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तो ये जो नारद जी हैं अपनी वीणा छीनते देखकर मतलब घबरा जाते हैं। फिर संभल कर उन्होंने जो है फिर थोड़ी देर सोचते हैं, फिर थोड़ी देर सोचते हैं तो वो अपनी वीणा जो है वीणा संभल कर टेबल पर रख देते हैं। कहते हैं कि ये लो, अब ज़रा से जल्दी से आप उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। फिर साहब खुश हो जाता है। साहब जब खुश हो जाते हैं तो वो वीणा को एक कोने में रखकर घंटी बजाते हैं और कहते हैं कि भोला राम के केस की फाइल लेकर आओ। फिर चपरासी जल्दी जल्दी आता है दौड़कर और भोला राम की दरखास्तों से भरी फाइल लेकर उनके टेबल पर रखकर चला जाता है। फिर वो पूछते हैं बड़े साहब इनसे नारद जी से कि क्या नाम बताया था साधु जी आपने। तो नारद जी को लगता है कि जो बड़े साहब है थोड़ा ऊंचा सुनते हैं तो इसलिए वो ज़ोर से बोलते हैं कि भोला राम। तो फिर ये जो इतनी सारी फाइलें रखी होती है जो चपरासी रख कर गया होता है यहाँ पर, तो उन फाइलों में से एक आवाज़ आती है कि कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। फिर जो ये साहब है डर कर कुर्सी से लुढ़क जाते हैं और नारद भी चौंक जाते हैं। लेकिन फिर वो दूसरे ही क्षण बात समझ जाते हैं कि हो ना हो ये भोला राम ही है। तो ये पूछते हैं कि तुम भोला राम का जीव हो। तो नारद जी पूछते हैं, कहते हैं कि नारद जी फिर कहते हैं कि मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। फिर इन फाइलों में से आवाज़ आती है भोला राम के जीव की। कहता है कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। और कहानी दोस्तों फिर यहीं पर आकर समाप्त हो जाती है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो भोला राम का जीव है कहानी, तो ये हरिशंकर परसाई की एक ऐसी कहानी है जिसमें व्यंग की तीखी मार स्पष्ट नज़र आती है। इस कहानी में सामाजिक विसंगतियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी व्याप्त भ्रष्टाचार को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, और जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर भी भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिफारिश का जो आलम है उसे व्यंग्य विनोद के सहारे भोला राम का जीव में अभिव्यक्त किया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण कथनों की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कथन है वह है कि भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। अब वो यहाँ पर इसीलिए अभी तक नहीं पहुँचा क्योंकि वो अपनी दरखास्तों के बीच में फंसा हुआ था। उन दरखास्तों की फाइलों के ढेर के नीचे दबा हुआ था। जब तक उसे उसको पेंशन नहीं मिल जाती, उस पेंशन का जवाब, उन सभी दरखास्तों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक वो कैसे वहाँ से अपने आप को छुड़ा कर आ सकता था, है ना। फिर जो दूसरा उद्धरण है वह है
कि महाराज, जो कि चित्रगुप्त जो हैं धर्मराज जी से बोलते हैं कि महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को फल भेजते हैं और वो रास्ते में ही रेल वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीप को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद भी खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर भी जो है भ्रष्टाचार का रूप स्पष्ट रूप से नज़र आता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि समाज के हर कोने कोने में भ्रष्टाचार व्याप्त है। फिर चाहे वो रेल वाले के यहाँ हो, या रेलवे अफसर के पास हो, के यहाँ हो, ठीक है, या फिर राजनीतिक दलों के बीच में हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। फिर दूसरे हम बात करते हैं कि नर्क में पिछले सालों में बड़े कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार भी हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ओवरसीर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नर्क में कई इमारतें तान दी हैं। अब इस कथन का मतलब क्या है कि कई आम आदमी मज़दूर जो गरीब हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके हिस्से का पैसा जो है कोई और ही खा जाता है ना। उनके हिस्से का पैसा उन्हें ना मिलकर कोई और ही उसे हड़प लेता है बिना कोई काम वगैरह किए। तो वो चीज़ जो है इसमें बताया गया है। फिर जब नारद जी उनकी वाइफ से पूछते हैं कि आखिर उन्हें क्या बीमारी थी, तो वो बताती हैं कि गरीबी की बीमारी थी, है ना। एक आम आदमी जो कि गरीब है, जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, उसके लिए तो सबसे बड़ी बीमारी शरीर की बीमारी नहीं होगी, बल्कि गरीबी की बीमारी होगी। कहती है कि गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिला। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब नहीं आता था, और आता तो यह है कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। और इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम खा गए। फिर बर्तन बिक गए। अब कुछ नहीं बचा था तो फाके होने लगे थे। तो चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो यहाँ पे मतलब कितनी दयनीय दशा होती है एक गरीब परिवार की, कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो इसी चिंता में घुला एकदम दम तोड़ देता है ना। एक पेंशन उसका सहारा था, लेकिन वो पेंशन भी उसे नहीं मिल रहा। उस पेंशन के लिए भी उसे कितने ज़्यादा चक्कर काटने पड़ रहे हैं सरकारी दफ्तरों के, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। तो ऐसे में इंसान चिंता से मरेगा नहीं तो और क्या होगा। आज भी हम अपने समाज में ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर हमें कुछ भी काम करवाना है, सरकारी काम, अगर हमें कोई सा भी कुछ करवाना है, अगर आपको अपना प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, या कुछ भी, और अगर आप जाते हैं सरकारी दफ्तरों में, तो आप देखेंगे कि कितना समय लग जाता है, कितने ही चक्कर काटने पड़ते हैं, कि इतने चक्कर काटने पड़ते हैं कि आप खुद थक हार जाते हो और फिर सोचते कि नहीं यार, अब मुझे नहीं जाना। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ स्टेट बैंक का। मुझे अपना KYC का फॉर्म सबमिट करने जाना था, और उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए ही मुझे 6-7 दिन लग गए बैंक के चक्कर काटते काटते, है ना। तो यही होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भोला राम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वज़न नहीं रखा गया था, इसलिए वो कहीं उड़ गई होंगी। दरखास्तें भेजी थी लेकिन वज़न नहीं रखा गया था। कहने का मतलब है कि दरखास्तें तो दी गई थी, लेकिन जो है भोला राम ने पैसे नहीं दिए, रिश्वत नहीं दी। अगर पैसे रिश्वत देता तो शायद उसका काम जल्दी से हो गया होता। तो भोला राम ने गलती की। फिर नेक्स्ट उदाहरण है कि नारद ने कहा, मैं नारद हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। फिर वहाँ से आवाज़ आती कि मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ हूँ, वह यहीं पर मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि वो अभी भी दरखास्तों के बीच में फंसा हुआ है। वो कह रहा है कि जब तक इन दरखास्तों का जवाब नहीं आएगा, जब तक मुझे ये नहीं बतला दिया जाएगा कि मेरी पेंशन कब आएगी, तब तक मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, है ना। तो ये बात इसमें कही गई है। अब हम पढ़ते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य है समाज की विसंगतियों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है
ठीक है, या भ्रष्ट नौकरशाही है, उनकी विसंगतियों को उजागर करना, उनके स्वरूप को दिखाना कि समाज में वो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, है ना। अपनी जो सारी चीज़ें हैं कि अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको जल्दी ना करके किस तरह से धीरे धीरे से करती है ना, क्योंकि उसे वजन चाहिए, उसे भी पैसा चाहिए। बिना पैसे के काम जो है सरकारी दफ्तरों में भी नहीं होता आजकल। ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं कि भ्रष्टाचार के जंगल में फंसकर आम आदमी की दयनीय दशा को दर्शाना है इस कहानी का उद्देश्य। तीसरा कि यथार्थ का कटु सत्य दिखाना। एक आम इंसान को जिंदगी में शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण कितनी ही कठिनाई से गुजरना पड़ता है तथा इन सबसे लड़ने के बावजूद वह सफलता हासिल नहीं कर सकता है। तो ये इस सत्य को भी ये दर्शाता है। भोला राम का जीव कहानी में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है। इस कहानी का उद्देश्य व्यंग्य को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना है और वह यह दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में मनुष्य की क्या क्या हालत हो चुकी है। इस सच्चाई को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त जो एक काल्पनिक चरित्र है के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयान किया है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि महाराज आजकल पृथ्वी पर भी इस प्रकार का व्यापार चल रहा है, लोग दोस्तों को फल बेचते हैं इत्यादि। फिर तीसरी बात आती है कि भोला भ्रष्टाचार के इस खुले आम व्यवहार से आम जनता जानते हुए भी चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर भी लेखक ने संकेत दिया है। जैसे कि भोला राम जो है वो सेवानिवृत्त हो गया है ना, अब जो नौकरी से वो है निकल गया है और उसके 5 वर्ष तक जो है उसको पेंशन नहीं मिली। उसके लिए भी जो है लगातार जो उसने दरखास्तें भेजी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है उसके स्वरूप को उजागर किया गया है। बात करते हैं इसमें निहित व्यंग्य की, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर व्यंग्य है, ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियरों के कारनामों को लेकर व्यंग्य है कि बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजना का पैसा खाया है ना। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो काम पर भी नहीं गए थे। सरकारी दफ्तरों की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है जिसके माध्यम से आम आदमी की करुण स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है। जैसे कि भोला राम जो पेंशन की प्राप्ति के लिए दरखास्तों पर दरखास्तें भेजकर थक गया, उसके जीते जी तो उसे पेंशन नहीं मिल पाई, लेकिन मरने के बाद उन्हीं फाइलों में उसके प्राण अटके हुए हैं। उसका जीव जो है वहाँ से वापस आने के लिए तैयार नहीं है और उसे छोड़कर स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, ठीक है। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो में बनाऊंगी उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इग्नू में जितने भी अभी तक एमए के जो हिंदी के पेपर हुए हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, ये 2011 से अभी तक के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये वो हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।